तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये 1920 की बात है, जब अंग्रेजों का पूरा हिंदुस्तान पर शासन था। तब लाहौर के नवाब अक्सर ही अपने मनोरंजन के लिए तबाइफ के पास जाया करते थे। अब हमें रेहाना नाम की एक तबाइफ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मल्लिका का बच्चा है। और आज रेहाना उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के नवाब को बेच देती है, जिसके बदले में रेहाना को काफी अच्छी रकम भी मिलती है। अब जैसे ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो रेहाना पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए था। पर रेहाना पर उसके चिल्लाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना था कि ये नाजायज बच्चा है और तबाइफ के बच्चों को अक्सर नवाब खुद खरीद लिया करते हैं। जिस पर मल्लिका कहती है कि आपने मेरा बच्चा छीन लिया, मैं भी आपसे सब कुछ छीन लूंगी। अब ये सीन यही कट होता है और हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मल्लिका उन सभी तबाइफों की रानी बन चुकी है, जिसकी एक आवाज से ही लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि मल्लिका अपनी बच्चियों पर भी जरा सा प्रेम भाव नहीं दिखाती, या यूँ कहे कि मल्लिका थोड़ी कठोर टाइप की औरत है। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी बिबो जान को देखते हैं, जो नवाब वाली साहब के सामने मुजरा कर रही होती है। फिर सीन जाता है मल्लिका पर, जो नवाब जुल्फिकार के साथ थी, और उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि ये दोनों बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मल्लिका अपने महल में वापस आती है, तो उसकी छोटी बहन वाहिदा आज बिबो जानने वाली साहब से जितनी रकम कमाई थी वो सब लाकर देती है। तब मल्लिका से कहती है कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि मल्लिका को उस पर शक था कि वो अक्सर ही उसमें से रकम चुराया करती है। इसलिए मल्लिका उनकी तलाशी भी करवाती है, पर वाहिदा के पास से कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो रोती भी वहाँ से चली जाती है। हालांकि आगे जाकर हम देख पाते हैं कि हाँ, चोर तो वही है जो अक्सर लुटाए हुए पैसों में से एक हिस्सा रख लेती थी, इसलिए मल्लिका को उस पर शक था। इसके बाद हम मल्लिका की छोटी बेटी आलम को देखते हैं, जिसे शायरिया लिखना बहुत पसंद है, पर मल्लिका उसे भी अपनी तरह तबाइफ बनाना चाहती है। फिर जब आलम के साथ ही साइमा उसे एक मोतियों वाला हार पहना रही होती है, तब गलती से वो टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मल्लिका को पता चल गई तो आज ही वो मुझे बेच देगी। इसलिए ये दोनों जल्दी से सारे मोती बीनने लगते हैं, क्योंकि ये मोती बहुत कीमती थे। फिर आलम जब मल्लिका को बताने जाती है कि वो मोतियों की माला तो टूट गई थी, पर हम मोती बीन के लिए आए, वो भी पूरे 100 मोती। तब मल्लिका कहती है कि मोती तो पूरे 101 थे, और अगर वो एक मोती नहीं मिला तो आलम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आलम वो एक मोती कैसे भी ढूंढ कर लाती है, और ये देखकर मल्लिका उसकी तारीफ करती है। फिर मल्लिका आलम से कहती है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारी नत तुरवाई का समय आ चुका है, जिससे तुम नामी तबाइफ बन सकती हो। पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं है, उसे तो एक शायरा बनना है। अब अगले दिन मल्लिका आलम की नत तुरवाई का ऐलान भी कर देती है। तब ये बात आलम अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तबाइफ बनना नहीं चाहती और उसके तो सपने कुछ और ही हैं। तब बड़ी बहन लज्जो कहती है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में यहाँ पर बेचकर चली गई थी, तब से मैं मल्लिका के साथ हूँ। इस पर बीबो भी कहती है कि हमें भी तो यहाँ से निकलना था, पर हम कहाँ निकल पाए। अब इनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि लज्जो को नवाब जोरावर से प्यार है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नर्क की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण ही उसे शराब के नशे का भी चस्का लग चुका है। इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती है कि तुम पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तो तुम्हें नजाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना चाहिए। ये वही इलाका है जिसकी मालकिन मल्लिका है। और दोस्तों, उस समय तवाइफों के पास जाना नवाबों की शान को बढ़ाने जैसा था, पर ताज हीरा मंडी जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अय्याशी करना नहीं चाहता था। फिर ताज सीधा अपने पापा से जाकर मिलता है और बातों ही बातों में कह देता है कि ये अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं और हमें इन्हें भगाना चाहिए। जिस पर कोई भी ताज की बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि ये सब नवाब थे जिनकी अंग्रेजों से काफी अच्छी बनती थी। पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो अंग्रेजों को भगाने का जिम्मा उठा चुके थे। अब अगले दिन मल्लिका के पास एक नया अधिकारी मिलने आता है, जो उससे कहता है कि हमें एक तबाइफ चाहिए जो हमारे जश्न में मुजरा कर सके, और इसके लिए हम मुँह मांगा दाम देंगे। पर मल्लिका इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि तबाइफ की वैल्यू ज्यादा होती है, जो सिर्फ नवाब लोगों के लिए ही है, और अगर वो ऐसे ही कहीं भी जाकर मुजरा करने लगेंगी तो उनकी औकात क्या ही रह जाएगी। जो सुनते ही वो ऑफिसर गुस्से में वहाँ से चले जाता है और वो मन बना लेता है कि वो इस मल्लिका को सबक सिखा कर रहेगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस्ताद को बुलाता है, जो हीरा मंडी में काफी अरसे से काम कर रहा है, और वो उससे कहता है कि मुझे मल्लिका की कमजोरी चाहिए, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब रात को मल्लिका आलम से एक पार्टी में चलने को कहती है, पर आलम तो इसके लिए बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब मल्लिका बताती है कि आज तो बड़े शायर नियाजी साहब भी उस पार्टी में आने वाले थे, पर अब तुमने मना कर दिया है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। ये सुनती आलम तुरंत मान जाती है, पर अब मल्लिका उसे नहीं ले जाती। तब आलम मल्लिका की बग्गी के पीछे चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बड़ी फैन थी।
अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ नियाजी साहब की सब लोग शेर व शायरी सुन रहे थे और आलम उनकी शायरी लिखने लगती है। तभी ताज उसे देख लेता है और होना क्या था, ताज आलम को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर वो आलम के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसी समय वो पार्टी खत्म हो जाती है जहाँ से सब चल देते हैं और ताज हर जगह आलम को ही ढूंढ रहा था। तभी ताज की दादी उसे मल्लिका से मिलवाती है और कहती है कि इनकी बेटी की नथ तुरवाई के लिए आपका नाम हमने दे दिया है, जिस पर ताज हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है और मल्लिका इसे नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद जब आलम वापस बग्गी के पीछे बैठकर महल पहुंचती है तो इस बार मल्लिका को पता चल गया था कि आलम भी वहाँ आई है, पर वो उसे उस समय कुछ कहते नहीं। फिर अगली सुबह होते ही सजा के तौर पर वो आलम की सारी शेर व शायरी वाली डायरी फाड़कर आग में जला देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि मल्लिका में कितना गुरूर भरा है कि अगर कोई इसकी बात न माने तो उसे सजा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इधर हम बिब्बो को वाली साहब के साथ देखते हैं जो आशिकी कर रहे थे। तभी एकदम से वाली साहब को जाना पड़ता है और वो बताते हैं कि शहर में कुछ बागी अंग्रेजों के खिलाफ धरने पर उतर आए हैं, इसलिए आज अंग्रेज हो सकता है कि उन पर गोलियां चलवा दें, इसलिए हमें ये सब रोकने जाना पड़ेगा। इसके बाद बिब्बो सीधा आलम के साथ उसको किताब दिलवाने ले जाती है, क्योंकि मल्लिका ने तो उसकी सारी किताबें जला दी थी। तब बुक स्टोर से ये लोग बुक खरीदते हैं और मौका देखकर बिब्बो बुक स्टोर के मालिक से अपनी एक खास किताब मांगती है जो उसे किसी भी हाल में किसी क्रांतिकारी तक पहुंचानी थी। अब उस किताब में ऐसा क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर बिब्बो वो किताब लेकर आलम से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर आलम अंदर जाकर शायरी वाली किताब ढूंढने लगती है। तभी वो टकराती है ताज से, जिसे देखकर आलम भी खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि आलम भी उसे पसंद करती थी। इधर हम बीबो को देखते हैं जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने आई थी। असल में वो भी इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहती है, इसलिए वो नवाबों से आए दिन इन्फॉर्मेशन लेकर इन्हें बताया करती थी। अब बीबो बताते हैं कि वाली साहब ने बताया है कि आज अंग्रेज शूट एंड साइड का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए वो उन्हें किताब देती है। तब यहाँ पता चलता है कि इस किताब में तो एक बंदूक है। इधर अब आलम ने अपनी पसंद की किताबें खरीद ली थी और अभी तक ना ही ताज को आलम का नाम पता था और ना ही आलम को ताज का। साथ ही आलम समझ रही थी कि ताज बुक स्टोर में काम करता है। अब आलम वो किताबें लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बीबो अभी तक नहीं आई थी। तभी वहाँ पर दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उसमें फंस जाती है। तब यहाँ ताज आकर पहले आलम को साइड ले जाकर बचाता है और फिर जब वो एक क्रांतिकारी को अंग्रेजों से पिटता हुआ देखता है तो वो उसकी भी जान बचाता है। फिर जैसे ताज को कोई अंग्रेज गोली मारने वाला था, तभी पीछे से वही क्रांतिकारी आता है जिसे बिब्बो ने बंदूक दी थी और वो उसे गोली मारकर ताज को बचा लेता है। अब इसके बाद ताज सीधा आलम के पास जाता है, पर वहाँ से आलम जा चुकी थी और उसका रुमाल वहीं पर गिरा पड़ा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से 25 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रेहाना के पैर मल्लिका दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रेहाना ही हीरा मंडी की मालकिन थी। तभी रेहाना को मल्लिका से पता चलता है कि उसका तो जुल्फिकार से चक्कर चल रहा है, जो कि रेहाना का साहब था, यानी कस्टमर। इस पर रेहाना भड़क जाती है और मल्लिका की बेइज्जती करने लगती है कि अब तो मैं तुझे कुछ ही पल में बेच दूंगी। तभी मल्लिका को गुस्सा आता है और वो रेहाना को जान से मार देती है। थोड़ी देर में वहाँ पर जुल्फिकार भी आता है और वो ये सब देखकर हैरान था। तब ये दोनों मिलकर रेहाना की लाश को महल के बीचों बीच लाते हैं और झूमर पर टांग देते हैं। फिर मल्लिका जुल्फिकार को भगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। असल में इनका प्लान था कि ऐसा दिखाएंगे कि रेहाना ने आत्महत्या कर ली। फिर जब सब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो भी मान जाते हैं कि रेहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बावजूद मल्लिका को जेल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि मल्लिका ने ही रेहाना को मारा है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई कुर्सी, तो आखिर वो लटकी कैसे। पर इन सब के बावजूद जुल्फिकार अंग्रेजों को पैसा खिलाता है और उस केस की फाइल लेकर मल्लिका को आजाद करा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और आज रेहाना की मौत को 25 साल बीत गए थे, इसलिए ये सब ख्वाबगाह महल में जाते हैं जहाँ रेहाना की मौत हुई थी और ये उसे श्रद्धांजलि देते हैं। पर हम देखते कि मल्लिका रेहाना के लिए अभी भी यही कहती है कि तुम्हारी आत्मा को कभी भी चैन ना मिले, क्योंकि आज भी उसके मन में रेहाना के प्रति द्वेष था। तब मल्लिका की छोटी बहन वहीदा कहती है कि मुझे यहाँ की चाबियाँ दे दो, मैं अब यहीं रहूंगी, क्योंकि पहले भी मल्लिका वहीदा से वादा कर चुकी थी कि हम तुम्हें ख्वाबगाह देंगे। पर इस बार भी वो उसे मना कर देती है कि अभी हवेली पर केस चल रहा है, वो पूरा होते ही दे देंगे। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं जो अपनी बहन बीबो को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और शादी के बाद वो कहाँ कहाँ जाएंगे। पर बीबो जानती थी कि जोरावर तो किसी और लड़के से प्यार करता है और जब वो इस बारे में लज्जो से पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है कि जोरावर सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वो खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने जाती है
और वहीं पर गिर जाती है। इधर ताज आज इत्र बनाने वाले के पास जाता है और उसे आलम का रुमाल सुंघा कर पूछता है कि ये खुशबू वाला इत्र किसने लिया था, पर इत्र वाले को तो पता ही नहीं था। तब वो रुमाल आलम की दोस्त साइमा देख लेती है और वो चुपचाप उस रुमाल को लेकर सीधा आलम को दे देती है, जिससे साइमा को पता चलता है कि आलम भी उस आदमी के प्यार में पड़ चुकी है। इधर अब लज्जो आज फिर से नशे में जोरावर से मिलने आती है और यहाँ जोरावर उसे बता देता है कि वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है, पर लज्जो तो यहाँ हंगामा करने लगती है, जिस पर जोरावर उसे कैफे से ही बाहर निकाल देता है और वो बेचारी लज्जो बस अपने प्यार के लिए तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मल्लिका आलम को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि जल्दी उसकी नथ उतरवाई की रस्म होने वाली थी और ये सब उसी की तैयारियां चल रही थी। पर आलम को तो ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही बिब्बो को ये भी पता चलता है कि जोरावर जल्दी शादी करने वाला है और उसमें अब लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तब बिब्बो मना करती है कि लज्जो तुम मत जाओ, पर मल्लिका कहते कि इसे जाने दो। अब इसके बाद जोरावर की शादी होती है और वहाँ लज्जो मुजरा दिखाने पहुँच जाती है। फिर जब मुजरा शुरू होता है तो लज्जो बात बात पर जोरावर से चिपके जा रही थी, इसलिए तंग आकर जोरावर उसे चाटा लगा देता है। तभी वह मल्लिका पहुँच जाती है और वो कहती है कि जो भी लज्जो ने किया उसके लिए उसे माफ कर दो, पर अब जो तुमने किया उसके लिए तुम भी लज्जो से माफी मांगो। इस पर जोरावर गुस्से में मल्लिका को सुनाने लगता है कि तुम तबाइफों की हमारे सामने औकात ही क्या है। तब मल्लिका गुस्से में यहाँ पर एक सच बताती है कि तुझे लगता है तुझ में नवाबी खून है, पर असल में तू मेरी औलाद है जिसे तेरे पापा खुद छीनकर मुझसे ले गए थे। ये सुनकर भरी महफिल में जोरावर शर्मसार हो जाता है, क्योंकि अब तक तो वो गलत फहमी में था कि वो नवाबी खून है। इसके बाद मल्लिका और लज्जो बग्गी से जा रहे होते हैं और लज्जो खूब शराब पी रही थी। तभी एकदम से लज्जो गिर जाती है और मल्लिका देखती है लज्जो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। अब इसके बाद सब लोग लज्जो को अंतिम विदाई देते हैं और किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। सबका यही मानना था कि प्यार में तो यही हसर होता है। अब इसके बाद यहाँ एंट्री होती है रेहाना की बेटी फरीदान की, जो पूरी अपनी माँ की तरह ही लग रही थी। वो मल्लिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ और जल्दी यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। जिसके बाद वो मल्लिका से अपनी माँ की अंगूठी छीन लेती है और यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम 25 साल पहले मल्लिका और जुल्फिकार को साथ में देखते हैं, जहाँ वहीदा उनके पास आती है और कहती है कि रेहाना के नाम 2 महल थे, एक शाही महल जिसमें आप रहती हैं और एक ख्वाबगा महल जो वीरान पड़ा है, इसलिए आप उसे मेरे नाम कर दीजिए। तब मल्लिका भी कह देती है कि हाँ, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, पर वहीदा का कहना था कि आप दस्तखत कर दीजिए ताकि ऑफिशियली मेरा हो जाए। तब इसी बात को लेकर यहाँ गर्मा गर्मी हो जाती है और जुल्फिकार गुस्से में उसी पेन से वहीदा के चेहरे पर वार करता है और यही निशान आज तक वहीदा छुपा कर रखती है, क्योंकि इससे उसकी सुंदरता कम हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मल्लिका और वहीदा ख्वाबगाह के मामले के लिए कोर्ट जा रहे थे। असल में ख्वाबगाह महल जिस नवाब का था उसने खुश होकर उसे रेहाना को दिया था और अब उस नवाब की मौत के बाद उसके घर वाले ख्वाबगाह महल वापस मांग रहे हैं, जो मल्लिका देना नहीं चाहती। इसलिए इनका केस कोर्ट में चल रहा था और मल्लिका ने वहीदा से वादा भी किया था कि जैसे ही वो ये केस जीतेंगे ख्वाबगाह उसकी होगी। अब कोर्ट में नवाब की फैमिली का वकील ख्वाबगाह की मांग कर रहा था। तब मल्लिका उसका मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरे पास तो ख्वाबगाह की चाबियां हैं, तुम्हारे पास उसके पेपर हो तो बताओ। उसी समय हम वहाँ पर फरीदन को भी देखते हैं, जो पूरा केस सुन रही थी। यहाँ मल्लिका नवाब के बेटे की भी बेइज्जती कर देती है, जिस पर वो उसका गिरेबान तक पकड़ लेता है और कोर्ट में मल्लिका के जवाब के कारण ख्वाबगाह मल्लिका का हो जाता है। इसके बाद मल्लिका ख्वाबगाह की चाबी वहीदा के हाथ में देती है, जिससे वहीदा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बचपन से ही ख्वाबगाह चाहिए था। अब अगले दिन जब वहीदा मल्लिका के पास आती है तो देखती है कि वहाँ तो उस नवाब की बीवी बैठी है और मल्लिका वहीदा से ख्वाबगाह की चाबी लेकर उस नवाब की बीवी के हाथ में दे देती है। यानी यहाँ फिर से वहीदा का मल्लिका ने पागल बना दिया था। और जब वहीदा गुस्सा होती है तो मल्लिका बताती है कि अगर फरीदान ने हम पर अपनी माँ के हिस्से का महल मांगने के लिए केस कर दिया तो हम हार जाएंगे और मुझे हारना मंजूर नहीं है, इसलिए ये महल जिसका है उसे लौटा दिया। अब रात को वहीदा आकर मिठाई बांटने लगती है कि ख्वाबगाह में नवाब की बीवी रहने आ गई है। असल में ख्वाबगाह मल्लिका के महल के सामने ही था, इसलिए जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि नवाब की बीवी से तो ये महल फरीदान ने ले लिया है, जो देखकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फरीदान भी यहाँ पर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो यहाँ जरूर कुछ कांड करने आई है। अब अगले दिन फरीदान के पास उस्ताद जी आते हैं, जिन्हें पल पल की खबर रहती है। फिर इन दोनों के बीच खूब बातें होती है और उस्ताद जी फरीदान को मल्लिका की कमजोरी बताने लगते हैं कि उसकी बेटी आलम तो तबायफ बनना ही नहीं चाहती और सुना है उसे किसी से मोहब्बत भी हो गई है। साथ ही वो कहता है कि एक अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आया है
उससे बात करो, वो भी मलिका से बदला लेना चाहता है। इधर हम आलम को देखते हैं जो आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो यहीं पर काम करता है। पर स्टोर का मालिक बताता है कि वो कोई नौकर नहीं थे, बल्कि ताज एक नवाब है। तब आलम सोचती है कि अब उन्हें मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। यह ताज आज क्रांतिकारियों के ग्रुप से मिलता है, जहां हामिद नाम का आदमी भाषण दे रहा था और आगे क्या रणनीति अपनानी है वो बता रहा था। तब ताज उनके साथ ही मिल जाता है। इधर हम उस्ताद को देखते हैं जो ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है जो अब यही तबाइफ का काम करेंगी। फिर उस्ताद फरीदान को ताज की फोटो दिखाकर कहता है कि यही है जिससे आलम इश्क करती है, और मलिका ने इसी को सेलेक्ट भी किया है उसकी नथ उतरवाई के लिए। पर वो लड़की ये बात नहीं जानती। अगर आप इसको अपना बना ले तो मलिका को तगड़ा झटका लगेगा। पर फरीदान कहते कि नहीं, अब हम इन्हें मिलवाएंगे जिससे इनके बीच इश्क होगा, और इश्क तो सब कुछ निकल जाता है। फिर उस्ताद बताता है कि बिबो जान के साहब वाली साहब हैं, जिन्हें वो बहुत चाहती है, उनका कुछ करना है क्या? तब फरीदान कहते कि हाँ, हमारा शिकार वाली साहब होंगे। इसके बाद यहाँ आलम बिबो के पास आती है और वो उससे कहती है कि आपके साथ दावत पर हम भी चलेंगे। असल में वाली साहब ने बिबो के लिए दावत रखवाई थी जहाँ बड़े बड़े नवाब आते थे, और आलम को लग रहा था कि शायद वहाँ ताज भी आएगा, क्योंकि उसे ताज से मिलना था। इसके बाद हम रात को वाली साहब की दावत देखते हैं, जहाँ वाली साहब बिबो की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ उनसे मिलने फरीदान आती है और वो वाली साहब से फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देख बीबो को अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाती कि ये वाली साहब कोई मुझसे छीनने आई है, इसलिए वो उन्हें वहाँ से अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फरीदान सीधा आलम से मिलने जाती है और बातों बातों में ताज का जिक्र छेड़ देती है, और ये भी कहते कि ताज से प्यार करती हो तो कल दरगाह पर दुआ मांगना, वो तुम्हारा हो जाएगा। जिस पर आलम ज्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर जब उसे ताज दिखता है तो वो उससे बात करने चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं, अपने अपने पसंद की शेर व शायरी पढ़ते हैं, पर अभी भी इन्हें नहीं पता था कि कौन कहाँ रहता है। यहाँ तक कि इन्हें तो एक दूसरे के नाम भी पता नहीं होते। इसके बावजूद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद फरीदान ताज से मिलती है और उससे आलम की बातें करने लगती है। फिर वो कहते कि अगर मैं तुम्हारी मुलाकात आलम से करवा दूं तो, जिस पर ताज को विश्वास नहीं होता, लेकिन फरीदान कहती है कि तुम दोनों की मुलाकात कल दरगाह में होगी जो हीरा मंडी में है। तब ताज कहता है कि उस तबाइफ के इलाके में उस शरीफ लड़की का क्या काम, पर फरीदान उसे ये नहीं बताती कि आलम एक तबाइफ की बेटी है, क्योंकि वो जानते थे कि इससे ताज शायद आलम से दूरी बना लेगा और यहाँ प्लान खराब हो सकता है। अब अगले दिन आलम ताज का दरगाह पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो फरीदान की बातों में आ गई थी। पर काफी समय बीत जाता है, ताज वहाँ नहीं आता और ये सब ऊपर से फरीदान देख रही थी। उसी समय वहाँ ताज आ जाता है, पर उससे पहले आलम उठकर फरीदान से मिलने पहुँच जाती है। अब फरीदान उससे कहती है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, और देखो तुम्हारा ताज आ गया। तब आलम दूरबीन से ताज को देखकर उससे मिलने भागती है, पर तब तक तो ताज वहाँ से जा चुका था, और फरीदान उससे कहती है कि अब तुम उससे अगले हफ्ते ही मिल पाओगी। अब जैसा फरीदान ने कहा था वैसा ही आलम के साथ हुआ था, इसलिए आलम को विश्वास हो जाता है कि फरीदान काफी कुछ जानती है। इसके बाद फरीदान सीधा उसी अधिकारी से मिलने जाती है जो मलिका का दुश्मन था, और वो अपनी माँ रेहाना का केस खुलवाने की बात करती है। पर वो अधिकारी तो मना कर देता है कि ये केस बहुत पुराना है, इसलिए हमारे पास उसकी ना तो फाइल है और ना ही कोई गवाह। जिस पर फरीदान अधिकारी को अपनी बातों में फंसा कर कहती है कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगी, आप बस इस केस को खोलिए। इसके बाद ये बात जैसी जुल्फिकार को पता चलती है कि फरीदान अपनी माँ का केस दोबारा ओपन करवा रही है, तो वो सीधा मल्लिका के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगता है कि वो केस की फाइल मैंने तुम्हें दी थी, इस समय कहाँ है वो, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई तो ये मामला बिगड़ सकता है, और उसमें सब कुछ लिखा था। तब मल्लिका उसी पल से वो फाइल ढूंढने में लग जाती है, पर उसे वो फाइल कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो वहीदा को बुलाकर फाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि 25 साल पहले उसने वहीदा को ही वो फाइल संभालने को दी थी। जिस पर वहीदा बताती है कि वो फाइल तो उसने उसी समय जला दी थी, जिससे सुनने के बाद मल्लिका की जान में जान आती है। इधर हम फरीदान को देखते हैं जो मल्लिका को एक और झटका देने की फिराक में थी, इसलिए वो अपनी नथ तुरवाई की रस्म करवाना चाहती है। तभी बात जैसी मल्लिका को पता चलती है, वो हीरा मंडी के तबाइफों की मीटिंग बुला लेती है, क्योंकि ये रूल था कि नथ तुरवाई कुंवारी लड़कियों की ही होती है, और सबका यही कहना था कि फरीदान तो कई सारे आदमियों के साथ सो चुकी है, और उसे तो मल्लिका ने 9 साल की उम्र में ही बेच दिया था, तो वो कुंवारी कहाँ रही। इस पर फरीदान भड़क जाती है और कहती है
कि अगर यही रूल है तो आज से ये रूल बदल जाएगा और मैं अपनी नत उतरवाई जरूर करवाऊंगी। और वो इसकी अनाउंसमेंट भी करवा देती है। तब मल्लिका भी फरीदान को हराने के लिए अपनी चाल चलती है और वो बीबो जान का आखिरी मुजरा रखती है। यानी आज के बाद बीबो जान कहीं मुजरा नहीं कर पाएगी और न ही कभी कोठे पर बैठेगी। और इसकी अनाउंसमेंट मल्लिका करवा देती है, जिससे बीबो खुश नहीं थी। अब असल में मल्लिका ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि हीरा मंडी में जब भी किसी की नत तुरवाई होती है तो सारे नवाब उसे देखने जाते हैं और अगर किसी तवायफ का आखिरी मुजरा हो तो उसके सामने नत तुरवाई की रस्म भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सारे नवाब तो तवायफ का आखिरी मुजरा देखने आते हैं। इसी कारण सब नत तुरवाई की रस्म में फरीदान के यहाँ कोई भी नहीं आता और सारे नवाब बीबो जान का आखिरी मुजरा देखने पहुँच जाते हैं। अब फरीदान ये सब सोचकर काफी गुस्से में थी। तभी वहाँ मल्लिका आती है और उसकी बेइज्जती करके चली जाती है, जिस पर फरीदान का कहना था कि ये चाल भले ही तुम जीत गई होगी पर आगे तैयारी कर लेना क्योंकि मैं बहुत भयंकर चाल चलूंगी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फरीदान को देखते हैं जिसकी नत उतरवाई में कोई नहीं आया, इसलिए वो उदास थी। तभी यहाँ वाली साहब आते हैं और बताते हैं कि हमने कल रात बीबो जान को आखिरी सलाम दे दिया है और अब से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे, जिससे फरीदान खुश हो जाती है। और ये सब खिड़की से बीबो जान देख रही थी क्योंकि वो भी वली साहब को चाहती थी। उसके बाद अब मल्लिका जब अपने कमरे में थी तब वहाँ साइमा गाना गुनगुनाते हुए आती है, जो सुनकर पहले तो मल्लिका को लगता है कि आलम की आवाज है, पर साइमा को देखकर उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वो आलम से अच्छा गा रही थी। तब मल्लिका साइमा की झूठी तारीफ करती है, पर अगले ही पल साइमा की माँ उसे आकर बताती है कि तुझे मल्लिका ने 10,000 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि अगर तू यहाँ रहेगी तो उसकी बेटी का मुजरा फीका पड़ जाएगा, इसलिए मल्लिका तुझे कभी यहाँ रुकने नहीं देगी। तब ये सब सुनते साइमा सीधा इकबाल के पास जाती है जिससे वो प्यार करती थी और वो उसे सब बताकर कहती है कि यहाँ से भाग चलते हैं। पर इकबाल तो मल्लिका का वफादार था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेकर आऊंगा, जिसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तब अगले दिन ये बात साइमा मल्लिका को बताती है कि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और वो आपके पैसे लौटा देगा, जिस पर मल्लिका आराम से मान जाती है और कहती कि ठीक है, उसे कह देना 15 दिन में हमें 10,000 रुपए दे दे और तुम्हें ले जाए। अब दोस्तों 10,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी कीमत थी और साइमा सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से लाएगा। फिर हम इकबाल को देखते हैं जो जुआ खेल कर पैसे कमा रहा था और वह 15 दिन में केवल 2200 रुपए ही जोड़ पाया था, इसलिए साइमा की माँ मल्लिका से थोड़ा और टाइम मांगती है ताकि वह पूरे 10,000 रुपए ला पाए। इस पर मल्लिका गुस्से में साइमा की माँ को थोड़ा दर्द देकर इसके लिए भी मान जाती है। फिर हम वहीदा की बेटी को देखते हैं जो वहीदा के साहब से इश्क लड़ा रही थी और ये जब वहीदा देखती है तो वो तमाशा खड़ा कर देती है। अब वहाँ मल्लिका आती है तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कहना था कि महल में किसी तरह से पैसा आना चाहिए, फिर चाहे वो वहीदा के जरिए आए या फिर उसकी बेटी के जरिए, और वो वहीदा की बेटी को वहीदा का साहब दे देती है, जिसे देखकर वहीदा का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम ताज को देखते हैं जो अब पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुका था, पर हामिद का कहना था कि ऐसे अमीर लोग क्रांतिकारी कहाँ बनते हैं। तब ताज कहता है कि आप जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, इसलिए हामिद उसे कुछ पोस्टर देता है कि जाओ इसे बांटो। अब ताज वो पोस्टर लेकर शहर में बांटने लगता है। तभी उसकी मुलाकात आलम से होती है जहां दोनों मिलकर काफी खुश थे और फिर दोनों ही वो पोस्टर साथ में मिलकर बांटने लगते हैं। इसके बाद आलम सीधा फरीदान के पास जाती है कि आज हम फिर से ताज से मिले और उसे लग रहा था कि फरीदान उसे आगे क्या होगा वो भी बताएगी। फिर फरीदान उसे आइडिया देती है कि अब समय आ गया है अपने दिल की बात ताज को बताने का, इसलिए वो उससे खत लिखने को कहती है कि हमें दे देना, हम उस तक पहुंचा देंगे। फिर जब आलम फरीदान के यहाँ से आ रही थी तब उसे बीबो जान देख लेती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। इधर हम वाली साहब को देखते हैं जो फरीदान और आलम की बात सुनकर समझ गए थे कि फरीदान आलम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो फरीदान को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मल्लिका को हराने के लिए तुम आलम का इस्तेमाल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इस साइड अब बीबो आलम से आकर कहती है कि फरीदान के पास मत जाया करो, वो हमारी दुश्मन है, जिस पर आलम बताती है कि वो ताज नाम के लड़के से प्यार करती है और फरीदान उस तक हमारे पैगाम पहुंचाएगी। जिस पर बीबो वो खत ले लेती है और कहती है कि इसे हम पहुंचा देंगे क्योंकि वो ताज को जानती थी। इसके बाद बीबो जान ये खत सीधा बुक स्टोर में लाकर दे जाती है और इसी बीच उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब इस खत में आलम ने अपने दिल की बात कही थी, जिसे पढ़कर ताज खुश हो जाता है। इधर अब फरीदान उस ऑफिसर को घर बुलाती है और कहती है कि हमारे पास मल्लिका के खिलाफ गवाह है और वो गवाह होती है वहीदा, पर उसे देखते हुए ऑफिसर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वहीदा कुछ भी नहीं बोल रही थी और ऑफिसर को लगता है कि रेहाना केस चाहकर भी कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते कि यहाँ ताज अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में भी हाथ बटाने लगता है और उसके पिता को लग रहा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, पर तभी ताज की फाइल से सारे पेज गिर जाते हैं और उसे देखकर उसके पिता समझ गए थे कि उनका बेटा तो क्रांतिकारी बन चुका है। इधर फरीदान वहीदा से पूछती है कि उस ऑफिसर कार्टराइट के सामने तुम क्यों नहीं बोली, तो वहीदा कह दे कि कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता,
इसलिए मुझे ख्वाबगह चाहिए। इधर अब हामिद एक प्लान बनाता है कि आज रात अंग्रेजी ऑफिसर अपनी सालगिरह मनाने वाला है। तो यहाँ प्लान ये था कि बीबो बड़े ऑफिसर हेंडरसन के करीब आएगी ताकि इन्हें डिपार्टमेंट की खबर मिल सके। इसके बाद हम रात को हेंडरसन की पार्टी देखते हैं, जहाँ होटल के दूसरी तरफ ताज ने क्रांतिकारियों को बुलाया हुआ था। तब ताज के पापा उसे समझाने लगते हैं कि ये हमारा होटल है, ऐसे बर्बाद मत करो। पर ताज सिर्फ आजादी चाहता था। अब यहाँ हेंडरसन जब वॉशरूम में होता है तो वहाँ बीबो चली आती है और वो आते ही उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके करीब भी आ जाती है। इधर हम इकबाल को देखते हैं जो आज भी पैसों के लिए जुआ खेल रहा था। तभी पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है और उसे पकड़वाने के पीछे मलिका का ही हाथ था। तब इकबाल भागकर सईमा के पास जीते हुए पैसे देता है और कहता है कि मैं और ले आऊंगा। पर सईमा के सामने पुलिस वाले इकबाल को अपने साथ ले जाते हैं और ये सब ऊपर से आलम भी देख रही थी। अब आलम सीधा मलिका के पास जाती है और कहती है कि साइमा इकबाल से प्यार करती है, इसलिए उसे मत बेचो। इस पर मलिका कहती है कि ठीक है, पर ये बात मनवाने के लिए तुम्हें नथ उतरवाई की रस्म करवानी पड़ेगी। तो अब साइमा के लिए आलम हाँ कर देती है और ये सब बाहर खड़ी साइमा सुन रही थी। अब इधर इकबाल को जेल में अंग्रेज खूब टॉर्चर करते हैं और कार्टराइट इकबाल से कहता है कि तुम मलिका के खिलाफ गवाही दे दे कि मलिका अंग्रेजों से गद्दारी कर रही है। साथ ही वो इकबाल को भड़काता भी है, पर इकबाल मलिका के खिलाफ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसका वफादार था। यहाँ आलम नथ उतरवाई की रस्म के लिए पूरी तरह रेडी हो जाती है और ये देखकर बीबोजान के होश उड़ जाते हैं कि आलम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तब बीबोजान बताते हैं कि ताज ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है जिसमें वो आज रात तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। इस पर आलम कहते कि हाँ, उससे वो आखिरी बार मिलने जरूर जाएगी। फिर जब आलम ताज से मिलने पहुँचती है तो हम ताज को देखते हैं जो क्रांतिकारियों के साथ लगा हुआ था, इसलिए वो आलम से मिलने नहीं आ पाता और आलम वहाँ एक खत रखकर चली आती है। फिर वहाँ से आने के बाद आलम अब अपनी नथ उतरवाई की तैयारियों में लग जाती है। इसके बाद अब सईमा फैसला करती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो भी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आलम भी उसे याद रखे। इधर अब फरीदान एक खत लिखती है और उसे सीधा आलम तक पहुंचा देती है कि ये ताज ने भेजा है, जिससे कि फरीदान मलिका को नया झटका देने की तैयारी में थी। अब आलम को वो खत मिल जाता है और फरीदान की दासी कहती है कि आप यहाँ से निकल चलिए, बाकी सब फरीदान आपको समझा देंगी। तभी वहाँ सईमा भी आती है और वो भी यही कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे बीबोजान आलम के पास आती है तो देखती कि आलम तो यहाँ से भाग चुकी है और अब आलम सीधा एक बग्गी में फरीदान से मिलती है और फरीदान उसे यहाँ से भागने के लिए हौसला देने लगती है। साथ ही वो आलम को एक पल के लिए सोचने तक का मौका नहीं देती कि वो सही कर रही है या गलत। बस फरीदान का कहना ये था कि प्यार में तो कुछ गलत या सही नहीं होता। इधर बीबोजान अब मलिका के पास आती है और बताती है कि आलम भाग चुकी है, जिसके बाद महल की सारी लाइटें बुझा दी जाती है और मलिका की नाक से खून बह रहा था। वहीं हम फरीदान को देखते हैं जो आलम को भगाकर काफी खुश थी और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में आलम अब अपनी नथ उतरवाई की रस्म से फरदीना के कहने पर भाग चुकी थी और वो भागकर सीधा ताज के पास आती है। ताज जब आलम को देखता है तो खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने आता है। अब जैसे आलम उससे खत के बारे में बताती है तो वो हैरान था क्योंकि उसने तो ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं। तभी बातों के दौरान उसे पता चल जाता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जिस जगह से नफरत करता था वहीं की लड़की से इश्क कर बैठा। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। इधर फरीदाना जश्न मनाने का ऐलान कर देती है क्योंकि उसने मलिका का घमंड चूर करने के लिए उसकी बेटी आलम को ही भगा दिया था। और यहाँ मलिका को देखते हैं जो आलम के जाने के कारण ऊट पटांग हरकतें कर रही थी और उसे बीबोजान ने संभाला हुआ था। इसके बाद इधर ताज आलम के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं, पर आलम कहते कि नहीं, मैं वहाँ तबायफ बनने नहीं जाऊंगी। तब ताज उसे हीरा मंडी ना ले जाकर अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकती हो, तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना कहाँ है और अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। अब आलम ये बात सुनकर खुश थी कि अब हीरा मंडी नहीं जाने वाली। यहाँ मलिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, पर उसने भागकर मलिका के सपने को चूर चूर कर दिया। फिर हम आलम को देखते हैं जो सुबह सुबह ताज की दादी से मिलती है और वो उन्हें पसंद भी आ जाती है, पर ताज की बातों से ताज के पिता को डाउट हो रहा था कि आलम सरफराज की बहन नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी सरफराज से नहीं मिले थे। हालांकि वो उससे कुछ कहते नहीं और सब हंसी खुशी चल रहा था। इधर बीबो अब क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है और उसमें से एक ताज का दोस्त था, जिससे पूछने पर पता चलता है कि आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है और उसके घर वालों को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर बीबो की जान में जान आती है। अब यहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना ज्यादा घुलो मिलो मत क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम चली जाओगी और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कहते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला
और मैं हीरा मंडी नहीं जाऊंगी। इधर हम वहीदा और बीबो को देखते हैं, जहाँ वहीदा आज अंग्रेजी अधिकारी हेंडरसन को अपना मुजरा दिखाने जा रही थी। अब जब वो अपना मुजरा दिखाना शुरू करती है तो हेंडरसन तो बस बीबो को ही देखे जा रहा था और वो उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर चला जाता है। और इस बार भी वहीदा का पागल बन जाता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो हेंडरसन को अपना साहब बना लेगी और उस पर पैसों की बारिश होगी। पर अब बीबो को हेंडरसन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो पूरे होटल में तमाशा शुरू कर देती है। और उसी होटल में ताज अपने दोस्त के साथ बैठा था, तो उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तबायफ की क्या हालत होती है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि फिर तो आलम की भी यही हालत होगी। इसलिए वो तुरंत घर जाता है और आलम से कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहते हैं कि अब तुम एक महीना यहीं रुको। जो सुनकर आलम कहते हैं कि आप उनसे पूछना क्या हम 2 महीने तक रुक सकते हैं। और आलम मुस्कुराने लगता है, यानी वो भी चाहता है कि आलम अब यहीं रहे। अब इधर वहीदा बीबो की इतना सब कुछ करने के बाद गुस्से में सीधा फरीदान के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बीबो ने उसका होने वाला साहब छीन लिया था। इसलिए अब वो मलिका और उसकी बेटी से बदला लेने के लिए फरीदान से मिल जाती है और बताते हैं कि वो रेहाना के केस की फाइल हमारे पास है। जिस पर फरीदान उससे कहती है कि आप जल्दी से वो फाइल लेकर आइए, हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे। इधर अब उस्ताद जब कहीं जा रहा था तब वो आलम को ताज की दादी के साथ देख लेता है और उस्ताद से ये बात पचती नहीं, इसलिए वो तुरंत ये खबर लेकर मलिका के पास पहुंच जाता है और वहाँ कहता है कि कल ईद है, इसलिए आप ताज बलोच के महल में जरूर जाइएगा, आपको वहाँ खुशखबरी मिलेगी। और बीबो जान समझ जाती है कि उस्ताद ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ईद का जश्न मनाया जा रहा था, तभी वहाँ पर मल्लिका आती है और उसे देखकर आलम डर जाती है। मल्लिका अब जैसे सच बताने वाली थी तो ताज पहले ही बोल पड़ता है और पूरा सच अपनी फैमिली को बता देता है कि आलम कहाँ से आई है और वो कौन है। साथ ही वो कहता है कि मैं आलम से इश्क करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जो सुनकर उसकी दादी का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि अब तक ताज ने उनसे भी झूठ बोल रखा था। तब मल्लिका कहती है कि एक तबायफ से नवाब की शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज ने तो ठान लिया था कि वो आलम से शादी कर रहेगा। इसलिए मल्लिका भी उसे चैलेंज कर देती है कि हम भी देखते हैं कि ये शादी तुम कैसे करते हो। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में वहीदा मल्लिका को भड़का रही थी कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जा रही, आप ये शाही महल कैसे संभाल पाओगी। फिर इधर हम ताज को देखते हैं जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए ताज अपनी दूसरी कोठी पर जाता है जो उसके मामा संभालते थे। तब ताज के साथ आलम को देखकर वहाँ उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं तो ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से पहले तो सिर्फ तबायफ ही ऐसे आती हैं और अगर ये यहाँ रहेगी तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। जिस पर ताज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये यहीं पर रहेगी। तो ताज के मामा यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम वहीदा को देखते हैं जो आज 25 साल पुरानी फाइल जमीन से निकाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये फाइल कभी न कभी काम आएगी, इसलिए उसने उस फाइल को वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वहीदा तुरंत फरीदान के पास जाकर उसे फाइल दे देती है और फिर दोनों ये फाइल लेकर ऑफिसर कार्टराइट को देने चल देते हैं। पर उस्ताद आकर बताता है कि वो तो लाहौर में है ही नहीं, वो 15 दिनों के लिए बाहर गए हैं। यह सुनकर वहीदा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदान कहते हैं कि 15 साल तक मैंने इंतजार किया है, आप 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। इधर हम ताज और आलम को साथ में देखते हैं जो आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर सीन जाता है जुल्फिकार और मल्लिका की तरफ, जो मल्लिका को बताते हैं कि ये फरीदान बहुत पहुंची हुई चीज है, उसके हर शहर में केस चल रहे हैं और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिसकी फोटोज मल्लिका के हाथ लग जाती है। असल में फरीदान ने कई नवाबों को मारा था तो कईयों के महल छीन लिए थे। अब अगर ये फोटो पुलिस को दे दी जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा और ये जानकर मल्लिका बहुत खुश होती है। इसके बाद हम फरीदान को देखते हैं जो अपनी फोटोज खिंचा रही थी। तभी वहाँ पर मल्लिका आती है जो पहले तो अपनी 25 साल पुरानी फाइल देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर वहीदा ने दी होगी। हालांकि वो अब घबराती नहीं बल्कि फरीदान को उसकी फोटोज दिखाती है और बताते हैं कि ऐसी और भी फोटोज पड़ी हैं, अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो आज ही तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए मल्लिका कहती है कि तुम मेरी ये फाइल छुपा दो, मैं तुम्हारे राज छुपा दूंगी। जो देखकर फरीदान को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर रात को फरीदान वहीदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो कोई भी सबूत नहीं है, जो देखकर वहीदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सबूत फरीदान ने ही गायब करे होंगे। और एक बार फिर से वहीदा का दिल टूट जाता है कि उसे धोखे मिलने बंद हो ही नहीं रहे और वो बची कुछ फाइल भी जला देती है। फिर वहीदा सीधा मल्लिका के पास जाती है और उनसे अपने किए की माफी मांगती है। तब मल्लिका भी उसे बिना कुछ कहे माफ कर देती है। फिर मल्लिका कहती है कि अब से तुम्हारी बेटी शमा यहाँ की हुजूर बनेगी, जिसका पूरा महल पर राज होगा और वो सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते कि अब जेल से इकबाल छूट गया है और वो साइमा के बारे में पूछ रहा था पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। फिर इकबाल मल्लिका के पास जाता है और मल्लिका इकबाल से माफी मांगती है कि अंग्रेजों ने तुम पर कई सारे चार्जेस लगाए हुए थे, इसलिए तुम्हें रिहा करवाने में इतनी देर हो गई। साथ ही वो इकबाल से बता देती है
कि तुम्हारे जेल जाते साइमा किसी और के साथ भाग गई और उसने बस ये कड़ा छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन बीबो हेंडरसन के पास जाती है और उसके पास उसे एक नक्शा रखा हुआ दिखता है जिसमें हथियारों की पूरी डिटेल थी। इधर हम ताज को आलम के साथ देखते हैं जो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और आलम इसके लिए मान जाती है। फिर इधर बीबो ये सारी जानकारी क्रांतिकारी भाइयों को जाकर देती है ताकि ये लोग वहाँ से हथियार चुरा सके जो क्रांति लाने में काम आ सकते हैं। और जब वो ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज कहता है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बीबो को बहुत खुशी होती है। अब शादी होने से एक दिन पहले ताज अपने यहाँ पर एक बड़ी दावत रखता है जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आए हुए थे। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि ये पीछे से सारे हथियार चुरा सके और इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर फरीदान और कार्टराइट आते हैं और फरीदान आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है। अब वहाँ आलम तो नहीं थी, पर फरीदान को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि अंग्रेजों के लिए काम की चीज है। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो पुलिस के भेष में हथियार चुराने आए हुए थे। अब वो हथियार चुराने के बाद जैसे ही निकलने वाले थे तो किसी ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये इन्हें फंसाने के लिए प्लान किया गया था। और दरवाजे के बाहर अंग्रेजी अफसर खड़े थे ताकि इन लोगों के बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दे। पर ये क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से यहाँ से भाग निकलते हैं। हालांकि उसी समय अंग्रेज उन पर फायरिंग करते हैं और एक दो गोली क्रांतिकारियों में से किसी को लग जाती है। इधर आलम जब फरीदान से मिलती है तो वो उससे काफी गुस्सा थी क्योंकि फरीदान ने झूठा खत देकर उसे महल से भगाया था। पर फरीदान कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था, पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्टराइट जब फरीदान के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि उनके यहाँ से हथियार चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से जाने लगता है। तब फरीदान कहते कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरा भी काम करना पड़ेगा। तब कार्टराइट इसके लिए मान जाता है तो फरीदान बताती है कि रेहाना वाला केस तो मैंने वापस ले लिया है, पर तुम उसकी चुपचाप तहकीकात करते रहो क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मल्लिका से बदला लेना है। यह सुनकर कार्टराइट भी हाँ कर देता है कि केस तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर लूंगा। और फिर फरीदान उसे चोरी के सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे से मिले थे। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए काफी खुश थी। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है जो कि क्रांतिकारियों के प्लान की डिटेल थी। अब ताज भी यहाँ नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद आलम को पीट कर यहाँ से ले जाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो गोली जिसके लगी थी वो हामिद ही था और ये सोचने लगते हैं कि हम में से कोई गद्दार है, वरना हमारा प्लान अंग्रेजों तक कैसे पहुंचता। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस ने रेड मार दी और आलम को उठा ले गए। अब सबूत भी उन्हीं के पास है। तब ताज आलम को बचाने जाने लगता है पर ये लोग उसे जाने नहीं देते और हामिद कहता है तुम डिसाइड कर लो, या तो महबूबा या फिर देश। और ये सुनकर ताज शांत हो जाता है। हालांकि अगले ही पल ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वह कार्टराइट को ताज पर पूरा शक था कि वो भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ है क्योंकि कोठी से जो सबूत मिले थे वो उसी के लग रहे थे। पर वह आलम को बुलाया जाता है तो वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग तो मैंने ही की थी और ताज का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब अंग्रेज कहता है कि ताज तो तुमसे शादी भी करने वाला था तो उसे तुम्हारे बारे में पता कैसे नहीं चला। तब ताज बोल पड़ता है कि इन तबाइफों से शादी कौन करता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। असल में अब ताज देश के लिए मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। इसी के बाद आलम को जेल हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मल्लिका और बिबो जान को देखते हैं, जहां बिबो बताते कि आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वो मल्लिका से आलम को छुड़ाने के लिए कहती है। पर मल्लिका कहते कि आलम का ताज कहाँ गया, वो तो उससे शादी करने वाला था। तब बिबो कहते कि ताज का तो पता नहीं, पर आप आलम को बचा लीजिए। जिसके बाद अपनी बेटी के लिए मल्लिका पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है आलम को बचाने। पर यहाँ कार्टराइट नहीं होता तो वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। फिर हम कार्टराइट को देखते हैं जो फरीदान के साथ था। अब यहाँ मल्लिका को कार्टराइट का इंतजार करते करते रात हो जाती है और थोड़ी देर बाद कार्टराइट आता है। तब मल्लिका उससे आलम को छोड़ने की बात करती है, पर यहाँ कार्टराइट बताता है कि आलम तो क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। जिस पर मल्लिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कार्टराइट अलग ही मूड में आ जाता है और वो मल्लिका से गाना गाने को कहता है तो मल्लिका गाने लगती है। फिर वो उससे डांस करने को कहता है तो मल्लिका वो भी करती है। फिर कार्टराइट मल्लिका से कपड़े उतार कर डांस करने को कहता है, जिस पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है। पर यहाँ आलम का सवाल था और मल्लिका जानती थी कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहेंगे, इसलिए वो अपना शरीर ही उन्हें सौंप देती है और ये सारे अंग्रेज मल्लिका के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम कार्टराइट को फरीदान
फरीदान के पास देखते हैं, जो उसे बताता है कि हमने तुम्हारे कहने पर मल्लिका को सबक सिखा दिया है और मेरा बदला भी पूरा हुआ। अब ये सुनते ही फरीदान दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती तो थी कि वो मल्लिका को बर्बाद कर दे, पर उसने कभी ये सोचा नहीं था कि ये अंग्रेज उसकी तो इज्जत ही सरेआम लूट लेंगे। और ये सोचकर फरीदान रोने लगती है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, जो आलम को तो छुड़ा लाई थी, पर उसके साथ जो भी अंग्रेजों ने किया था वो ये सब भूल ही नहीं पा रही थी और उसकी हालत काफी नाजुक थी। अब अगले दिन आलम बीबो जान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ताज का बच्चा है। ये सुनकर बीबो बहुत खुश होती है। तब आलम कहते कि मैं अपने बच्चे को दुनिया में जरूर लाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम्हारे पिता ताजदार हैं। इधर अब ताज बीबो से मिलता है और आलम का हालचाल पूछता है, पर बीबो तो पहले उसे काफी सुनाती है कि तुम उसे जेल में ऐसे ही क्यों छोड़ाए। फिर वो उसे बताते कि आलम प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो। अब ये सब जानकर ताज सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहता कि मैं आलम से शादी करना चाहता हूँ, पर ताज के पिता इसके लिए मना कर देते हैं। लेकिन ताज की दादी उसकी ये बात मान जाती है और अगले ही पल ताज और उसकी दादी रिश्ता लेकर मल्लिका के पास आते हैं। तब यह मल्लिका बात बात पर उनकी बेइज्जती कर रही थी, जिस पर आलम की दादी ये बात संभालती है और मल्लिका इस शादी के लिए मान जाती है। फिर वो कहते कि रात के 10 बजे से पहले बारात लेकर आ जाना, वरना 10 बजे के बाद हम आलम को मुजरे पर बैठा देंगे और फिर कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। ताज भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पास उस्ताद आता है और वो उसे बता देता है कि उसकी साइमा किसी के साथ भागी नहीं, बल्कि मल्लिका ने उसे दो आदमियों के हाथों बेच दिया था। जो सुनकर इकबाल टूट जाता है और वहाँ से चले जाता है। फिर यह बीबो शादी का पहला कार्ड सीधा जाकर फरीदान को देती है कि आपके कारण ही ताज और आलम इतना आगे बढ़ पाए, जिस पर फरीदान पहली बार आज इतना खुश होती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो ताज की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर ताज की दादी कहती है कि शादी तो होकर रहेगी, फिर तुम चाहे मानो या न मानो। और इस पर ताज के पिता गुस्से में चले जाते हैं, जिसके बाद वो शादी तोड़वाने के लिए सीधा कार्टराइट को कॉल लगा देते हैं। यहाँ उन्होंने कार्टराइट को कुछ ऐसा बता दिया था जिससे शादी टूट जाएगी। अब इधर आज आलम की शादी की तैयारियों में सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में बारात आने वाली थी और इससे आलम भी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और थोड़ी देर में वहाँ से बारात निकलने वाली थी। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्टराइट ताज को बताता है कि अंग्रेजों से बगावत करने के इल्जाम में उसे अरेस्ट किया जाता है। तब ताज अपने पिता से कहता है कि आप बस इनसे 10:30 तक की मोहलत मांग लीजिए, मैं शादी करके अरेस्ट हो जाऊंगा। और यहाँ पता चलता है कि ताज के पिता ने ही कार्टराइट को इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो ताज को अरेस्ट कर ले और ये शादी ना हो पाए। जिसके बाद पुलिस वाले ताज को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और ताज की शादी का सपना यहीं पर चूर चूर हो जाता है। थोड़ी देर में ये बात मल्लिका को भी पता चल जाती है और वो सीधा आलम को जाकर बताती है कि अब ताज नहीं आने वाला, इसलिए अब तुम जाकर मुजरे पर बैठो और ताज को भूल जाओ। अब यहाँ जब फरीदान खुश होकर आलम की शादी में आ रही थी, तब उस्ताद उसे बताता है कि कार्टराइट ने ताज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगाई हैं। ये सुनते ही फरीदान सीधा कार्टराइट के पास आती है और उससे ताज को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है। तब कार्टराइट कहता है कि अगर ताज अपने साथियों के नाम बता दे तो हम उसे अभी छोड़ देंगे, पर ताज तो एक का भी नाम नहीं बताता और वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है, जिस पर गुस्से में पुलिस वाला उसे और बुरी तरह से मारता है और एक डंडा सर पर लगने से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर फरीदान के होश उड़ जाते हैं। इधर आलम अब पहली बार मुजरा करती है और उसकी आंखों में ताज से न मिलने का दुख था। तभी यह फरीदान आकर बीबो को बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा और बीबो सीधा जाकर आलम को भी ताज के मरने की खबर बता देती है, जिसके कारण आलम एकदम सहम जाती है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं, जिसे ताज की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो किसी से भी एक शब्द तक नहीं बोल रही थी। ये सब देखकर मल्लिका को अपनी बेटी की चिंता हो जाती है। इसके बाद बीबो आलम को ताज की कब्र पर लेकर आती है और वहाँ पहुँचते ही आलम दिल खोलकर रोती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं, जो अंग्रेजों से पूछते हैं कि ताज की मौत कैसे हुई, तो अंग्रेज झूठ कह देते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और ताज हमें उनके बारे में न बता दे, इसलिए उन्होंने ताज को मार डाला। और उल्टा वो ताज के पिता को हीरा मंडी के खिलाफ भड़काने लगते हैं। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ताज के पिता बहुत बुरी तरह रोते हैं, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था कि मुझे ताज को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। इधर हम मल्लिका के पास फरीदान को देखते हैं, जिन्होंने अब एक दूसरे को माफ कर दिया था और मल्लिका फरीदान को अपने शाही महल की चाबी देती है और कहते कि मेरी बेटियां इस महल को नहीं चला पाएंगी, क्योंकि महल को चलाने के लिए कमीनापन और चालाकी होनी बहुत जरूरी है, जो पहले मुझ में थी और अब तुझ में है। इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर जाने से पहले फरीदान वो चाबी मल्लिका को दे देती है, किसे तो मैं आपसे छीन कर ले जाऊंगी। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं, जो अब अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, पर उनके अड्डे के बारे में अंग्रेज जान चुके थे, इसलिए बीबो अब उनको अपने महल ले जाने लगती है। पर इसी दौरान उनके एक साथी की मौत भी हो जाती है। हालांकि किसी तरह से वो महल में पहुंच जाते हैं और यह मल्लिका उन्हें देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं, बल्कि
कि वो बिब्बो से उन्हें लज्जो के कमरे में ले जाने को कहती है और उनके लिए खाने का भी प्रबंध करवाती है, क्योंकि मल्लिका को भी अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। इसके बाद यहाँ वाली साहब जब फरीदान के पास आते हैं तो फरीदान उन्हें भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात करती है, पर वो कहते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद फरीदान भी उन्हें अपना साहब मानने से मना कर देती है। इधर हम ताज की दादी को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब उनसे मिलने आलम आती है। तब ताज की दादी उसे देखते ही खुश हो जाती है और उसे अपनी सारी अंगूठियाँ तोहफे में दे देती है कि अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। पर आलम कहते हैं कि नन्ना ताज भी बहुत जल्द आने वाला है, आपको कुछ नहीं होगा, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। इधर अब वाली साहब सारे नवाबों को बता देते हैं कि हीरा मंडी की तवाइफें अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आई हैं, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हमें अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं लेना, इसलिए हम लोग अब से हीरा मंडी नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जब से नवाबों ने हीरा मंडी आना छोड़ा था तब से यहाँ का कारोबार गिर गया था और सब कुछ सुना सुना पड़ा था। तब उस्ताद मलिका को जुल्फिकार से बात करने के लिए कहता है, पर मलिका और वहीदा का फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नवाब के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद अब तवाइफों की मीटिंग रखी जाती है। तब बीबोजान कहते कि करना क्या है, हमें भी अब आजादी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आजाद होने का पूरा अधिकार है। ये सब सुनकर सारी औरतें आजादी की पहल करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। फिर इधर हामिद हेंडरसन को मारने का प्लान बना रहा होता है। तभी बीबो कहती है कि मैं हेंडरसन को मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है, तो मैं वहाँ सबके सामने हेंडरसन को मारूंगी, फिर भले उसके लिए मुझे चाहे कोई भी सजा मिले। अब अगले दिन हम जलसे में देखते हैं जहाँ हेंडरसन स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ बीबो सबके सामने हेंडरसन को गोली मार देती है और हेंडरसन वहीं मर जाता है। तब वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उन सबको हामिद मारने लगता है। तभी पीछे से कार्टराइट बंदूक से हामिद को मार डालता है और बीबो को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ मल्लिका को भी पता चल जाता है कि हेंडरसन को किसी ने मार डाला और वो कोई और नहीं बल्कि बीबो है, जो सुनकर मल्लिका के होश उड़ जाते हैं। अब इधर जेल में बीबो को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और ये लोग बार बार उसके साथियों का नाम पूछ रहे थे। तब बीबो सिर्फ एक ही शब्द कहती है, आजादी। इसके बाद मल्लिका के पास फरीदान आती है, जो कहती कि बीबो जान को बचाना बेहद जरूरी है, वरना कल कार्टराइट बीबो जान को मार डालेगा। तब ये लोग फैसला करते हैं कि अब हम भी जंग के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आलम के पास उस्ताद जी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है, असल में कार्टराइट तुम्हारे साथ सोना चाहता है। जिस पर पहले तो आलम भड़क जाती है, पर उस्ताद बताता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, कार्टराइट से बदला लेने का। तुम ये बंदूक रखो और उसे गोली मार देना। तब आलम भी इसके लिए मान जाती है। इधर हम बीबो जान को देखते हैं, जो पिटने के बाद बेसुध पड़ी थी और आज रात को पुलिस वाले उसे जान से मारने वाले थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हीरा मंडी की सारी तबाइफें सड़क पर उतर आई हैं और ये सब बीबो के पास ही जा रही थी, ताकि ये लोग बीबो को हौसला दे सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर इधर से आलम और उस्ताद जी कार्टराइट के पास जाते हैं और यहाँ कार्टराइट अब आलम के साथ इंटीमेट होने ही वाला था। और इधर जब औरतें आगे बढ़ती जा रही थी तब उन्हें रोकने पुलिस वाले आते हैं और उन्हें मारते भी हैं, पर ज्यादा देर उन सबको रोक नहीं पाते और ये जुलूस पुलिस स्टेशन की दीवारों तक पहुँच जाता है। उसी साइड हम देखते हैं कि अब बीबो जान को पुलिस वालों ने मारने के लिए सामने रखा है और एक ही ऑर्डर पर बीबो जान को गोलियों से भून दिया जाता है और इधर आलम भी कार्टराइट को जान से मार डालती है। हालांकि अब बीबो के मरने से सारी औरतें अब आजादी की मुहिम में उतर गई थी। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है।